हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम लोग भौतिक विज्ञान का पहली इकाई है, ठीक है, स्थिर प्रकृति की, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्थिर प्रकृति की पहली यूनिट है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्थिर प्रकृति होती क्या है, आप यहाँ पर डेफिनेशन देखिए, उसे समझ सकते हैं। क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है। जो आवेश आपने थोड़ा बहुत भी जानते होंगे, क्या होगा आवेश जो है, जो आपका आवेश स्थिर अवस्था में होता है, उस समय जो गुण प्रदर्शित करता है, उसमें जो उसकी प्रकृति होती है, उसका जिसमें हम अध्ययन करते हैं, तो भौतिक विज्ञान में पूरी शाखा बन जाती है। उस शाखा का नाम क्या दिया जाता है? स्थिर प्रकृति। अब इस शाखा में जो आपका इसमें है, कितने चैप्टर हैं? टोटल आपके 4 चैप्टर हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है आपका वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, दूसरा है गॉस की प्रमेय, तीसरा है विद्युत विभव और चौथा है आपका परावैद्युत एवं संधारण। तो आज हम सिर्फ वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र वाला जो चैप्टर है, उसके जो टॉपिक है, थ्योरेटिकल जो टॉपिक है, उन सबको केवल स्टडी करेंगे। तो वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र का जो पहला आपका टॉपिक है वो है आपका आवेश। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आवेश क्या होता है, उसके बाद आवेशों के प्रकार, आवेशों के गुण, फर्दर कंटिन्यू करेंगे एक एक करके। तो आवेश क्या होता है कि अगर हम ऐसे आवेश जैसे पूछो किसी से, तो यही बताते हैं कि आवेश होता क्या है, पूछो तो सिर्फ दो ही तरह के हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। आवेश की डेफिनेशन ये नहीं है। आवेश होता है क्या है, इसको आप ऐसे समझिए कि हम क्या करते हैं, जब कोई दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, क्योंकि दो वस्तुओं को जब आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने से क्या होता है, एक वस्तु पर क्या होता है, एक ऐसा गुण उत्पन्न होता है। उस गुण के कारण क्या होता है, उसको जब हम किसी छोटे छोटे कणों के पास ले जाते हैं तो उन कणों को क्या करने लगता है, आकर्षित करने लगता है। तो दोनों वस्तुओं को रगड़ने के कारण क्या हुआ, जो इस पर एक गुण उत्पन्न हुआ है, आकर्षण की जो शक्ति उत्पन्न हुई है, जो क्षमता उत्पन्न हुई है आकर्षण की, उस शक्ति को या उस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश। तो एक चीज समझ गए कि जब इन दो चीजों को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने से क्या हुआ, इसमें एक गुण उत्पन्न हुआ, एक शक्ति उत्पन्न हुई, जिसके कारण ये छोटे छोटे कणों को आकर्षित करने लगा। इस गुण को हमने क्या नाम दिया, आवेश। अब बात ये होती है कि जब हमने उसको दो चीजों को आपस में रगड़ा था तो उनके बीच ऐसा क्या हुआ जिसके कारण ये गुण उत्पन्न हुआ। तो उसमें होता क्या होता है, जब इन दोनों को आपस में रगड़ते हैं उसमें क्या होता है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। किसका आदान प्रदान होता है? इलेक्ट्रॉन। यानी कि एक बस से इलेक्ट्रॉन जाते हैं और एक पर आते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से ये गुण उत्पन्न होता है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे मान लीजिए इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन चले गए, तो जिससे इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो धनात्मक हो जाता है और जिस पर आते हैं वो आपका ऋणात्मक हो जाता है। तो इस प्रकार से आपके दो प्रकार के आवेश हो जाते हैं। आवेश कितने प्रकार के हो जाते हैं? दो प्रकार के। आपका एक हो जाएगा धनात्मक और दूसरा क्या हो जाएगा आपका ऋणात्मक। दो प्रकार के आवेश हो जाते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक कौन सा होता है, जिस पर से आवेश जाते हैं, और ऋणात्मक कौन होगा, जिस पर इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, तो जिससे इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो धनात्मक और जिस पर आते हैं वो आपका ऋणात्मक हो जाता है। आवेश तो वैसे 3 प्रकार के होते हैं, आपका धनात्मक, ऋणात्मक और एक उदासीन। क्योंकि आपने पढ़ा होगा बेटा, परमाणु में आपके 3 प्रकार के कण हैं। आपका एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक आवेश होता है, प्रोटॉन पे धनात्मक होता है और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, इसको हम लोग उदासीन बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपके आवेश 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पे 2। तो आवेश कितने प्रकार के हो गए आपके? 2 प्रकार के, धनात्मक और ऋणात्मक। हम कितना कंसीडर करते हैं उदासीन। अब ये आवेश जो होता है इसके क्या गुण होते हैं, तो आवेशों के गुण की हम बात करें तो बेटा पहला गुण ये है कि आवेश जो है आपका वो संरक्षित रहता है। आवेश क्या है आपका? संरक्षित रहता है। ठीक है, जैसा कि आपने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा है कि ऊर्जा को ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इसी प्रकार आवेश भी जो है वो भी संरक्षित होता है। ये इसको ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर क्या किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। तो पहला गुण इसका क्या होता है कि आवेश आपका कैसा होता है? संरक्षित होता है। ठीक है, दूसरा इसका गुण है कि आवेश जो होता है वो क्वांटाइज होता है, क्वांटमीकृत होता है। आवेश ऐसा होता है आपका क्वांटमीकृत होता है। क्वांटमीकृत का मतलब होता है कि किसी वस्तु पर जो आवेश होता है उस पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण गुणज होता है। किसी वस्तु पर जो आवेश है वो क्या होगा, उस पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पूर्ण गुणज होता है। देखिए आवेश को हम लोग प्रदर्शित करते हैं Q से, Q को होता है N × E।
जहाँ n क्या है आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और e क्या है इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना कितना है आपका E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। तो दूसरा फ्लो क्या हो गया आपका आवेश कैसे होते हैं, क्वांटम की तरफ होते हैं, पहला आपका आवेश संरक्षित होते हैं। तीसरी बात हम बता रहे हैं कि अगर जो आवेश के प्रकार में देखे धनात्मक ऋणात्मक, तो इनके बीच क्या है बल लगता है, तो वो जो बल होता है वो कैसे काम करता है, तो अगर आपके आवेश समान प्रकृति है, समान प्रकृति का मतलब है धनात्मक धनात्मक है या फिर ऋणात्मक ऋणात्मक है, तो अगर धनात्मक धनात्मक हुए तो उनके बीच जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण का बल रहता है, और अगर विपरीत प्रकृति के होंगे जैसे धनात्मक और ऋणात्मक है, उनके बीच जो बल होगा वो कैसा होगा आपका आकर्षण की प्रकृति का होगा। तो तीसरा पॉइंट ये है कि आपका आवेशों के बीच जो बल लगता है यानी समान प्रकृति वाले आवेशों के बीच जो बल लगेगा वो कैसा होगा आपका प्रतिकर्षण का होगा, और असमान प्रकृति वाले आवेशों के बीच जो बल लगेगा वो कैसा होगा आपका आकर्षण का बल होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 हिस्से आपके हो जाते हैं। इसके बाद में आवेशन के प्रकार, आवेशन के प्रकार यानी कि किसी वस्तु पर जो आवेश उत्पन्न हो रहा है वो कितने तरीके से उत्पन्न किया जा सकता है। आवेशन के प्रकार का मतलब है कि किसी वस्तु पे जो आवेश उत्पन्न हो वो कितने प्रकार से उत्पन्न किया सकता है। तो सबसे पहला हमारे पास तरीका जो है वो हम कह रहे हैं घर्षण द्वारा। इसके द्वारा घर्षण द्वारा यानी घर्षण का मतलब है जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं या घर्षण होता है तो एक वस्तु इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु पे क्या होता है इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है जिससे आवेश उत्पन्न होता है। दूसरा तरीका हमारे पास है चालन। कौन सा था? चालन। चालन के द्वारा भी हम आवेश को क्या कर सकते हैं स्थानांतरित कर सकते हैं, जैसा कि जब आप स्विच ऑन करते हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो वो भी आपका क्या है एक चालन उस तरीके हो जाएगी ठोस में। तो ठोस वस्तु है उसमें जब एक सिरे से दूसरे सिरे तक इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं चालन विधि हो जाती है आवेशन करते हैं। इस प्रकार से आपके 2 तरीके हो गए जैसे आवेशन करने के, घर्षण हो गया, दूसरा का क्या हो गया चालन। ठीक है, अब अगला टॉपिक हमारा कूलाम का नियम। अब एक चीज हमने देखी कि आवेशों के बीच में बल लगता है, धनात्मक तो धनात्मक है तो प्रतिकर्षण का, धनात्मक ऋणात्मक है तो आकर्षण का। धनात्मक ऋणात्मक तो ये जो बल कार्य कर रहा है ये बल किस पर निर्भर कर रहा है, इसकी प्रकृति क्या है, इन सबका अध्ययन किया कूलाम ने। तो कूलाम ने जो अध्ययन करके जो निष्कर्ष निकाला उस पर एक उन्होंने नियम बनाया है, उसको हम लोग कूलाम का नियम कहते हैं। तो कूलाम के नियम के अनुसार क्या होता है उसे हम लोग देखते हैं। क्या कहते हैं, कूलाम ने ये बताया है कि मान लीजिए आपके पास 2 आवेश है, एक है आपका Q1 और दूसरा आवेश है आपका क्या Q2, जिनके बीच की दूरी जो है वो कितनी है आपकी r। 2 आवेश है Q1 है और दूसरा Q2 है, इनके बीच की दूरी क्या है r। तो इनके बीच जो बल लगेगा F, अगर ये समान प्रकृति वाले होंगे तो प्रतिकर्षण का बल होगा, और अगर विपरीत प्रकृति वाले होंगे तो आकर्षण का बल होगा। तो ये जो बल कार्य करेगा ये बल किस पर निर्भर करता है, तुमने बताया ये जो बल लगेगा ये दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुप्रमानुपाती होगा। क्या? दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुप्रमानुपाती होगा, यानी कि F अनुप्रमानुपाती Q1 Q2, और इन दोनों के बीच की दूरी जो कि r है, यहाँ पर दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो कि r है, r के वर्ग के वित्त प्रमानुपाती होगा। दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुप्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के वित्त प्रमानुपाती होगा। ये आपका है, इसको हम कंबाइन करेंगे तो मिलेगा आपको F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। ये मिलता है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि जब प्रोपोर्शनल कोई भी घटना जैसे कोई चीज प्रोपोर्शनल है यानी कि उसके अनुप्रमानुपाती या समानुपाती है तो वो चिन्ह जब बढ़ता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। यहाँ पर कांस्टेंट हमारा क्या आ जाए k क्या हो जाएगा Q1 Q2/r²। यहाँ k आपका क्या है, जिस भी माध्यम में ये जिस चीज का अध्ययन कर रहे हैं उस माध्यम का परावर्तन क्या है आपका परावर्तिता, जो कि k क्या होता है 1/4πε0 और जिसका मान होता है 9 × 10⁻⁹। और यहाँ पर ये क्या है आपका, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन बोलते हैं इसको, इसका नाम है एप्सिलॉन। आगे इसके एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एप्सिलॉन है इसको बोला जाता है जो कि क्षेत्र की
परमिटिविटी, ठीक है, या फिर विद्युतशीलता, हिंदी में बोलते हैं विद्युतशीलता। एप्सिलॉन को हो जाता है, एप्सिलॉन 0 को निर्वात की विद्युतशीलता हो जाता है। तो निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 जो है, इसकी विमा और इसका महानांतर में ज्ञात करना होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो ये आपका कूलाम का नियम कहता है। कूलाम का नियम साथ साथ कूलाम साहब ने जो निष्कर्ष निकाला उसके अकॉर्डिंग ये है कि जो बल लग रहा है आवेशों के बीच में, वो दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसको हम कंबाइन करके सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा आपको F इक्वल टू के इन1 के ऊपर आर स्क्वायर। जब के की वैल्यू ये वाली प्रूव कर देंगे तो आपको फार्मूले F इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाता है कूलाम का नियम। लेकिन ये कूलाम का जो नियम है एक लिमिटेशन है, जिसको कह सकते हैं सीमा है, कि ये दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के, दो आवेशों के बीच जो बल लगेगा उससे ही गणना कर सकते हैं। बाकी अगर दो से ज़्यादा आवेश है तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। उससे ज़्यादा अगर आवेश होते हैं तो उसके लिए हम अध्यारोपण का सिद्धांत प्रयोग करते हैं। इसका सिद्धांत प्रयोग करते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि एक आवेश पर कई आवेशों के द्वारा जो बल लग रहे हैं तो उन सभी आवेशों के साथ जो भिन्न भिन्न अलग अलग आवेशों के साथ जो बल लग रहा है उसकी गणना करके सबको हम समीशन कर देते हैं, यानी योग कर देते हैं। तो वो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार उससे हम गणना कर सकते हैं। उसके बाद में अगला टॉपिक हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र को हम लोग ऐसे समझेंगे। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र क्या है कि ये कोई मान लीजिए एक आवेश, क्या है आवेश, इस आवेश के चारों ओर क्षेत्र बन जाता है। उस क्षेत्र में जब हम कोई दूसरा आवेश लेकर के आते हैं, एक आवेश हो गया इसके चारों एक क्षेत्र ऐसा होता है जिसमें कोई दूसरा जो आवेश लेकर आते हैं, तो इस आवेश को जैसे हम इस क्षेत्र में प्रवेश कराते हैं तो इस पर एक बल अनुभव होता है। वो आकर्षण का भी हो सकता है, प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। वो निर्भर करेगा कि इसकी प्रकृति क्या है, इसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा कि वो आकर्षण या प्रतिकर्षण होगा। तो किसी आवेश के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आकर्षण का प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र। एक बार और सुन लीजिएगा ध्यान से कि किसी आवेश के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आकर्षण का प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया विद्युत क्षेत्र। फिर है क्या दूसरा टॉपिक आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है इसको समझना। अभी हमने इसे कूलाम के नियम से देखा कि दो आवेशों के बीच जो बल लग रहा है वो दोनों आवेशों के बीच की दूरी पर निर्भर कर रहा है। यानी कि ये आवेश जो है इसके पास जब कोई दूसरा आवेश लाया जाएगा तो इसकी उस आवेश से इसकी दूरी जो होगी उस पर निर्भर करेगा वो बल। तो जैसे दूर जाएगा या पास में जाएगा तो उस बल का मान जो घटेगा बढ़ेगा। तो इस विद्युत क्षेत्र में मान लीजिए कोई बिंदु ए, इस पर कोई आवेश रखा हो, तो ये आवेश रखा हो तो इस पर कोई ये बल लगेगा इस आवेश की वजह से। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है उसको आप वैसे समझते हैं, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर लगने वाले, किसी बिंदु पर रखे आवेश पर लगने वाले बल, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उस बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं किससे, ई से, जो कि एक सदिश राशि होती है और इसका मात्रक जो रहता है वो आपका न्यूटन पर कूलम होता है और ई इक्वल टू आपका हो जाता है F अपॉन Q नॉट वो आवेश है जिस पर बल लग रहा है। यहाँ F इक्वल टू आप निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, Q नॉट इंटू ई। ये आपको क्या बताएगा कि विद्युत क्षेत्र ई में स्थित किसी आवेश के नॉट पर लगने वाला बल की हम गणना कर सकते हैं। सूत्र सीधे के सूत्र नहीं है। विद्युत क्षेत्र ई में स्थित किसी आवेश के नॉट पर लगने वाले बल की गणना करनी है तो आप इससे करोगे F इक्वल टू Q नॉट ई से करोगे। उसके बाद में अगला टॉपिक है जो लास्ट टॉपिक हमारा है तो इसका वैद्युत द्विध्रुव या द्विध्रुव आवेश। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है इसको बहुत ही आसानी से हम लोग समझ सकते हैं, बहुत ही आसानी से। ये एक प्रकार का निकाय यानी सिस्टम होता है, एक निकाय है जिसमें दो आवेश जिनका परिमाण समान है
परंतु प्रकृति विपरीत होती है। वह निकाय जिसमें दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकार के आवेश कुछ अल्प दूरी पर स्थित होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। वह निकाय जिसमें दो समान परिमाण वाले आवेश परंतु विपरीत प्रकृति वाले एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। जैसे कि आप कह सकते हो NaCl सोडियम क्लोराइड का अणु हो गया NaCl, इसमें Na पर धनात्मक होता है, Cl पर आपका ऋणात्मक होता है, तो ये एक अणु जो है ये द्विध्रुव बनाता है। क्या बनाता है? विद्युत द्विध्रुव बनाता है। तो ये सब कुछ हमारे पास एक +q आवेश है और ये आपका एक -q आवेश है, जिनके बीच की अल्प दूरी जो है उसको हम QL से इसको डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या बना है? एक द्विध्रुव बन गया। और उसके बाद में हमारा क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण। इसका द्विध्रुव आघूर्ण कैसे निकालें? द्विध्रुव आघूर्ण को इसे प्रदर्शित करते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है इन दोनों में से कोई एक आवेश, इन दोनों में से कोई एक आवेश तथा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या बोला जाता है? आपका द्विध्रुव आघूर्ण। इन दोनों में से कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण। इसके इसे प्रस्तुत करते हैं P से और इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम इंटू मीटर। तो जितना हमने थ्योरी आपको समझाया अभी यहाँ तक थ्योरी, इसके बाद के जो टॉपिक हैं आपकी 3 टॉपिक हैं, वो आपके डेरिवेशन है। वो डेरिवेशन के मैंने फोटोज नोट्स बना के आपको सेंड कर दिए, उसे समझ लीजिएगा। बाकी उसका भी वीडियो बना के आगे सेंड कर देंगे, क्योंकि वो डेरिवेशन थोड़ा ज़्यादा टाइम उसमें लगेगा, तो उसको सॉल्व करके वो भी वीडियो बना के सेंड करेंगे। आप इतना समझिए, मेरे साथ समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ें हैं। तो आपको इतने थ्योरेटिकल चैप्टर में आगे के जो चैप्टर हैं वो हम फर्दर आगे वीडियो बनाएंगे, उसमें समझेंगे, आप पहले बना सकते हैं। थैंक यू।